नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 13 दिसंबर 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर एंड लेट अस सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड बिकॉज इन 2020 वी आर सेलिब्रेटिंग इट्स 5th ईयर एनिवर्सरी। ये अकॉर्ड जो है 2015 में साइन हुआ था और इस साल इसको 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली डाइट से रिलेटेड। इट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन होगा रामानुजम प्राइज से रिलेटेड। रामानुजम प्राइज इंडियन मैथमेटिशियन थे, रामानुजम, उन्हीं के नाम पर ये प्राइज दिया जाता है। इसके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मलेरिया से रिलेटेड। एक न्यू टाइप का मलेरिया का पैरासाइट देखने को मिला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिस्कशन होगा 7th शेड्यूल के बारे में। ज़्यादा कुछ खास डिस्कशन नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूंगा क्या न्यूज़ में है और 7th शेड्यूल है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और उससे पहले अगर आप में से किसी को भी इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो प्लीज़ डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से जो कि रिलेटेड है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से रिलेटेड। सबसे पहले तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2015 में साइन किया गया था, ठीक है। अब इसके 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए एक समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है जिसका नाम है क्लाइमेट एम्बिशन समिट। इस समिट में क्या किया जाएगा, इस समिट में सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं, प्लस जो NGOs हैं जो कि कहां पर काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो सारे मेंबर्स, गवर्नमेंट और NGOs एक साथ आएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को जो उन्होंने इंप्लीमेंट किया है, इस अकॉर्ड को ऑनर करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं और उनका क्या इंप्लीकेशन रहा है, ठीक है। ये जो समिट है ये कब ऑर्गेनाइज होगी, तो 12 दिसंबर 2020 को ये समिट ऑर्गेनाइज होगी, जहां पर 5 इयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी पेरिस अकॉर्ड की। कहां पर ऑर्गेनाइज होगी ये, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं पेरिस एग्रीमेंट के बारे में कि पेरिस एग्रीमेंट है क्या। देखिए सबसे पहले तो पेरिस एग्रीमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक प्रोटोकॉल आया था काफ़ी सालों पहले जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। इसके बारे में आप में से ज़्यादातर लोगों को जानकारी होगी, नहीं भी है तो मैं बेसिक आपको आइडिया बता देता हूँ। देखिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UNFCCC, ठीक है। UNFCCC के जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, हर साल एक ना एक मीटिंग करती हैं। उन मीटिंग्स को हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी या फिर COP, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी की 3rd मीटिंग हुई थी, यानी कि COP3 हुआ था कहाँ पर, क्योटो में। क्योटो में एक मीटिंग हुई थी जहाँ पर सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और एक प्रोटोकॉल साइन किया था इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद क्या हुआ, ये प्रोटोकॉल एक्सपायर होना चाहिए था 2012 में, ठीक है। यानी कि जो भी उन्होंने डिस्कस किया था क्योटो प्रोटोकॉल में, जो भी पैरामीटर्स वगैरह डिसाइड किए थे, जो भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वहाँ से निकल के आया था, वो सारी चीज़ें एक्सपायर होनी चाहिए थी 2012 में। बट उस टाइम पर क्या था कि कोई और ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था लोगों के पास, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास, कि क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया जा सके, ठीक है। अगर ये एक बार एक्सपायर हो गया तो अब इसके आगे क्या करना है, किस प्रकार से हमें स्टेप्स उठानी है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, इस प्रकार की कोई भी गाइडेंस नहीं थी लोगों के पास। तो क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सटेंड कर दिया गया 2020 तक, ठीक है ना। एक अमेंडमेंट किया गया था, दोहा अमेंडमेंट, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 2020 तक, यानी कि इस साल ये एक्सपायर हो गया है क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसके लिए क्या किया गया 2015 में, जब इन लोगों के पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम था कि क्योटो प्रोटोकॉल खत्म होने वाला है, अब इसके लिए, इसके खत्म होने के बाद हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर्स लेंगे, इसकी गाइडेंस को डिसाइड करने के लिए COP की एक मीटिंग हुई जिसको COP21 का नाम दिया गया। कहाँ पर हुई थी ये मीटिंग, पेरिस में हुई थी, और यहीं पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसे हम पेरिस अकॉर्ड या फिर पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या मकसद था इसका, सबसे पहले तो क्योटो प्रोटोकॉल के आगे की जो गाइडलाइंस होगी उसको डिसाइड करना। उसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकल कर आया कि हमें
ये जो हमारा पूरा क्लाइमेट है इसका एक ग्लोबल टेम्परेचर है, यानी कि मीन वगैरह निकाला जाता है पूरे टेम्परेचर का, अर्थ पर जो भी टेम्परेचर है, अर्थ के टेम्परेचर को हमें 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से बिलो लेकर आना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था, हम अभी मान के चलते हैं 17th सेंचुरी में, ठीक है ना। मेन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है आपका 17th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, ऑलराइट। तो उसके बाद क्या किया ना, इस टाइम पे मान लीजिए अभी टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है ग्लोबल टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर बढ़कर हो गया है 32 डिग्री सेल्सियस एट प्रेजेंट 2020 में। तो हमें ये जो टेम्परेचर है ये 30 और 32 के बीच में ही रखना है, इससे ज़्यादा इंक्रीज होने नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद जब सक्सेसफुली हम 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के नीचे हम ले आएंगे टेम्परेचर को, उसके बाद हमें कोशिश करनी है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हम क्या करें, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ जाएं इस डिफरेंस को। और क्या बातें इसमें डिसाइड हुई, देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट फोकस किया गया जो फाइनेंशियल लॉस होता है अलग अलग कंट्रीज को, किसके कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, उसको भी एड्रेस किया गया, ठीक है ना। यानी कि फ्लड आ जाती है कहीं पर, उसके कारण बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है, ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उसके कारण भी फाइनेंशियल लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें कंक्लूसिव पॉइंट आया कि डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करनी है, डेवलप्ड कंट्री को, माफ कीजिएगा, डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प करनी है डेवलपिंग कंट्रीज की, ठीक है ना, ताकि वो क्या कर पाए, ऐसी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर पाए जो क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है। अभी सबसे बड़ा फोकस पॉइंट क्या है ना, कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है, उनके पास तो नई नई टेक्नोलॉजी है, बट ये जो डेवलप्ड कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल चाइना भी डेवलप्ड नहीं है बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी डेवलप्ड, चाइना, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जो है वो डेवलप्ड कंट्री हैं। इन्होंने क्या है, जी भर के पॉल्यूशन किया है अपने पास टाइम में, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन किया है, और अब ये डेवलप्ड हो चुकी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो अब ये क्या करती हैं, प्रेशर डालती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कम करो, आपके यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, आप पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो अब डेवलपिंग कंट्रीज़ बोलते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, आप तो डेवलप्ड हो, आपने तो बहुत पैसा कमा लिया, हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो अब क्या किया जा रहा है, ये डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे कि यार ये पैसा जो है आप हमसे ले लो, ठीक है ना, अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करो, ऑलराइट। बट यहाँ पर क्या बात है, ये जो पॉइंट है हेल्प करने का डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को आप फोर्स नहीं कर सकते डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए। इसके बाद 180 कंट्रीज साथ में आई थी, इस एग्रीमेंट को साइन किया था, और एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को स्टैब्लिश किया गया था, यानी कि हर कंट्री जो है वो अपना खुद से ही कंट्रीब्यूशन डिसाइड करेगी कि कितना उसे कंट्रीब्यूशन करना है पॉल्यूशन में, कितनी उसकी लिमिट रहेगी, ये कंट्री खुद से ही डिसाइड करेगी। धीरे धीरे करके वो अपनी लिमिट को कम करती जाएगी। बट अगेन ये जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात है, ये भी अगेन लीगली बाइंडिंग नहीं है, और इन्हीं दोनों पॉइंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी रही थी, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था, ये पॉइंट्स लीगली बाइंडिंग थे, ठीक है ना, आपको हेल्प करनी ही है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब इस समिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि 12 दिसंबर 2020 को होने वाली है। देखिए क्या पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस होने वाले वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको होस्ट कौन, किसके द्वारा किया जा रहा है इस समिट को, तो यूनाइटेड नेशन प्लस यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पार्टनरशिप विद चिली एंड इटली, ये सारे लोग मिलकर इस समिट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक और फैक्चुअल पॉइंट आप याद रखिएगा कि वो कौन सी कंट्रीज है जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो चाइना है, वो 30% कंट्रीब्यूट करती है, उसके बाद यूएसए है, वो 13.5%, और यूरोपियन यूनियन 8.7% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अगर आप इतना देख ही लिया है आप लोगों ने, तो खुद से पता कीजिएगा कि इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है इंडस वैली डाइट से रिलेटेड। क्या है कंटेस्ट, रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश की गई है, किसके द्वारा स्टडी पब्लिश की गई है, तो एक जर्नल है जो कि आर्कियोलॉजिकल साइंस के द्वारा पब्लिश की जाती है। उसमें ये बात सामने आई है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनकी डाइट में मीट का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, इंक्लूडिंग बीफ, ठीक है, वो बीफ भी खाया करते थे। अब कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। देखिए ये जो है ना एक सेपरेट टॉपिक है आपका एंशिएंट हिस्ट्री में, तो आपको ये टॉपिक पूरा वहां पर पढ़ना ही है।
मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा सकता इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि लेक्चर फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट शॉर्ट्स में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सबसे पहले तो ये सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या रहा है, तो 3300 BC के टाइम पर ये सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई थी और काफ़ी अच्छी फ्लरिश्ड हुई थी 2600 से लेकर 1900 BC के टाइम पर, ठीक है। और उसके बाद से डिक्लाइन करना स्टार्ट किया और 1400 आते आते ये पूरी तरह से डिसअपियर हो गई, ठीक है। इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा वो फर्स्ट सिटी थी जिसको एक्सकवेट किया गया था पंजाब, जो कि आज के टाइम पर पाकिस्तान में है, वहां से, ठीक है। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी लंबा एरिया आपका कवर करती है। इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सुख्ता गंगौर, जो कि बलूचिस्तान में है, अफगानिस्तान में, ठीक है। फिर है आपका वेस्ट में, वेस्टर्न साइड जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो आलमगीरपुर है, जो यूपी में आता है, ठीक है। अगर हम इसके नॉर्दर्न पॉइंट की बात करें तो मांडू, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहां पर है। और इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है दायमाबाद, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा एरिया ये कवर करती है, ठीक है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर हम बात करें इंडिया में तो कौन कौन सी है, कालीबंगल जो कि राजस्थान में है, लोथल जो कि गुजरात में है, धोलावीरा, रंगपुर, सुक्ताकोडा ये भी गुजरात में है, ठीक है ना, बनावली हरियाणा में है और रोपर पंजाब में है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जो कि इंडिया में है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वहाँ पर काफ़ी फेमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी फेमस है अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत मैसिव कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिले हैं। किस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, एक सिटाडेल हुआ करता था, ठीक है। उसके आसपास जो है वो लोअर टाउन हुआ करता था, यानी कि एक सिटाडेल के आसपास सारा का सारा टाउन बसा हुआ करता था। यहाँ पर हमें काफ़ी ग्रेट बाथ देखने को मिले हैं। ग्रेट बाथ का यूज़ किस लिए किया जाता था, कोई स्पिरिचुअल पर्पस के लिए हो सकता है, जहाँ पर कम्युनिटी बाथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। यानी कि पूरे के पूरे सारे लोग एक साथ मिलकर वहाँ पर जाते होंगे, जैसे कि आज के टाइम पर भी हमें देखने को मिलता है, गंगा में लोग जाकर डुबकी वगैरह लगाते हैं, उस टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ग्रेट बाथ से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। फिर हमें ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं। ग्रेनरीज का यूज़ किया जाता था स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। जिस टाइम पे आज कोल्ड स्टोरेज वगैरह हम बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या हो सकता है, जो आपका फूड आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी दिन तक प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं, उसी प्रकार की ग्रेनरीज यहाँ पर बनाई जाती थी। जो हाउस हुआ करते थे वो 2 स्टोरी हुआ करते थे और वो बर्न्ड ब्रिक से बनते थे, यानी कि कच्ची नहीं पक्की मिट्टी से वो बना करते थे, ठीक है। जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, जो नालियाँ हुआ करती थी वो प्रॉपरली कवर्ड हुआ करती थी, ठीक है। आज भी हमें इंडिया के कई पार्ट्स में नालियाँ तक देखने को नहीं मिलती हैं, कवर्ड तो छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर वाटर शेड हुआ करता था, वाटर शेड मैनेजमेंट भी हुआ करता था, यानी कि वाटर को स्टोर करके ये रखा करते थे कि कभी ऐसा टाइम आता है अगर ड्रॉट वगैरह आ जाता है तो उस सिचुएशन से भी डील करने के लिए इनके पास ऑप्शन अवेलेबल था, ठीक है। मेजरमेंट के लिए प्रॉपर वेट सिस्टम हुआ करता था। टॉयज वगैरह का कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा है, पॉट्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते थे। सील्स भी यहाँ से डिस्कवर हुई हैं काफ़ी सारी, ठीक है। अब यहाँ की अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जिसने कॉटन को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते थे, तो शीप्स, गोट्स एंड पिग्स देखने को मिलते थे। क्रॉप्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे रही हैं, बीट, बार्ले, कॉटन, रागी, डेट्स एंड पीज। ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स का कल्टीवेशन यहाँ से हुआ करता था, ठीक है। इनका जो ट्रेड है वो इंटरनेशनल था। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है उसके साथ ये ट्रेड किया करते थे। अब हमें ये पता कैसे चला कि ये मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते हैं, क्योंकि जो सील्स हमें यहाँ पर मिली हैं, इसकी पहली वाली स्लाइड में यहाँ पर देखिए, जो सील्स इनको यहाँ पर मिली हैं, ठीक है ना, वो सील इनको मेसोपोटामिया में मिली हैं। जो कुछ सील्स मेसोपोटामिया में पाई जाती थी वो हमें इंडिया में मिली है। तो इससे पता चलता है कि ये एक दूसरे के साथ ट्रेड किया करते थे। मेटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉपर, ब्रोंज, टिन, लेड, गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ हुआ करता था। आयरन का ये लोग यूज़ नहीं किया करते थे, आयरन इनके बाद में डिस्कवर हुआ, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ की अगर बात करें किस प्रकार का कल्चर था यहाँ पर, तो कोई स्ट्रक्चर या फिर टेम्पल, पैलेसेस वगैरह हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, बट दे यूज टू वर्शिप मेल एंड फीमेल डाइटीज़, ठीक है। अगर हम मेल डाइटी की बात करें तो पशुपतिनाथ की ये पूजा किया करते थे। पशुपतिनाथ की सील भी हमें मिली है, ठीक है।
उसके बाद पोइट्री की अगर हम बात करें, मेनली ये नेचर्स गॉड की वर्शिप किया करते थे, ठीक है। हमें मदर गॉडेस, मदर अर्थ की भी क्या मिलती है, एक फिगर मिलता है, ऑलराइट। फिर पोइट्री, यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोइट्री हमें मिलती है, रेड पोइट्री डिज़ाइन इन ब्लैक, ठीक है। बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग, वेसल्स वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आर्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो एक डांसिंग गर्ल की हमें एक स्टैचू मिलता है, जो कि कहाँ से पाया गया था, मोहनजोदारो से मिला है। एक बियर्डेड प्रीस्ट का स्टैचू मिला है, वो भी मोहनजोदारो से मिला है, ठीक है। जो लोथल इंडिया में है, गुजरात में सिचुएटेड है, वो एक डॉकयार्ड हुआ करता था, ठीक है। शिप्स वगैरह आया करती थी। ये जो लोग मर जाया करते थे इस सिविलाइजेशन में, उनको बरी किया जाता था वुडन कॉफिन्स में, और इनकी जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया सका है, यानी कि पढ़ा नहीं जा सका है। पिक्टोग्राफिक इनकी स्क्रिप्ट हुआ करती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है रामानुजम प्राइज से रिलेटेड। क्यों है न्यूज़ में रिसेंटली, तो ये अवार्ड दिया गया है, एक वुमेन है कैरोलिना अरुआजो को। ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील से हैं, ठीक है। एक मैथमेटिशियन है, बस इतना ही आपको याद रखना है इसके बारे में कि ये अवार्ड है वो किसको दिया गया है, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। और अब डिस्कस करते हैं पी ओवेल मलेरिया के बारे में। देखिए रिसेंटली इस टाइप का जो मलेरिया का सिम्टम्स हैं वो पाए गए हैं। केरल में एक हमारे सोल्जर थे, उनको ये मलेरिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो प्लाज्मोडियम है पी ओवेल मलेरिया का, ये 5 काइंड्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट का एक प्रकार है, ठीक है ना। टोटल 5 प्रकार के पैरासाइट पाए जाते हैं। मलेरिया जो है वो एक डिजीज़ है जिस किसके कारण होती है, जो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ के कारण होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपको ऑप्शन आता है कि मलेरिया किस टाइप की डिजीज़ है, तो ये एक पैरासाइटिक डिजीज़ है जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है, ऑलराइट। तो 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है ना, मलेरिया और ओवेल और नोलेजी, ठीक है ना। ये 5 प्रकार के आपके पैरासाइट पाए जाते हैं और इनके कारण अलग अलग मलेरिया देखने को हमें मिलता है, ठीक है। ये वाला जो हुआ है ये काफ़ी रेयर है, पी ओवेल मलेरिया जो है काफ़ी रेयर, बहुत कम देखने को मिलता है लोगों को, ऑलराइट। किसके कारण होता है, तो एक मॉस्क्यूटो होता है जिसका नाम है फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो, वो कैरी करता है मलेरिया के सिम्टम्स को, ठीक है। वो जिसको भी जाके बाइट करता है उस व्यक्ति की बॉडी में वो पैरासाइट को रिलीज कर देता है। ये जो पैरासाइट होता है वो कई दिनों तक व्यक्ति की लिवर सेल में स्टोर होकर रह सकता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, रेसिप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई होता है और रेड ब्लड सेल पर अटैक कर देता है जाकर, ठीक है। हमारे रेड ब्लड सेल पर इफेक्ट डालता है, ऑलराइट। और एक हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करता है आरबीसी के साथ कंबाइंड होकर, जिसका नाम है हेमोजोलिन, ठीक है ना, हेमोजोइन। ये सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जिसके कारण आपको चिलिंग फीलिंग आती है, चिल होती है आपकी बॉडी और हाई फीवर आपको आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फीवर रहता है काफ़ी ज़्यादा, हेडेक हो सकता है आपको, नौशिया फील हो सकता है, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि 7th शेड्यूल से रिलेटेड है। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली 5th फाइनेंशियल कमीशन चेयरमैन एनके सिंह जो है, 15th फाइनेंशियल कमीशन चेयरमैन एनके सिंह जो है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये बात बोली है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल किस चीज़ से डील करता है, तो डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है ना। यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर की बात करा है यूनियन एंड सेंटर के बीच में, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इस 7th शेड्यूल को एक बार दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब 7th शेड्यूल में है क्या चीज़ें, तो देखिए 7th शेड्यूल में 3 प्रकार की लिस्ट के बारे में बताया गया है। सबसे पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में आपके वो सब्जेक्ट आते हैं जिनको लेकर कानून बनाने का अधिकार सेंटर के पास होता है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार स्टेट के पास होता है, ठीक है। और एक और लिस्ट होती है जिसका नाम है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार दोनों को ही होता है, यानी कि स्टेट भी लॉज बना सकता है और सेंटर भी लॉज बना सकता है। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है कि अगर एक ही टॉपिक पे दोनों ने ही रूल बनाए हैं, स्टेट ने भी बनाया है रूल और सेंटर ने भी बनाया है,
तो जो सेंटर ने रूल बनाया है वो लागू होगा, ठीक है। इसके बाद जो बचे खुची सब्जेक्ट हैं जो इन तीनों में मेंशन नहीं है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार सेंटर के पास होता है, ठीक है। तो अब यूनियन लिस्ट को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स हैं, वॉर एंड पीस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, रेलवेज से रिलेटेड, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज, ठीक है। इन सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड कानून बनने का अधिकार यूनियन के पास हो। इसके बाद स्टेट की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पुलिस, प्रिजन, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री एंड स्टेट पब्लिक सर्विसेज, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट के पास हैं। कंकरेंट की अगर हम बात करें तो एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड अदर एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, अडल्ट्रेशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और गाइस ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर आपके पास कोई और सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।